संजना बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्दी ही मैंने इस रिश्ते के लिए कोशिशें शुरू कर दी। संजना के माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कर दी। मगर संजना की कुछ शर्तें थीं जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त यह थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शर्तें मैं अभी जानना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने यह बात कही थी कि शादी से पहले इन बातों को जानना जरूरी है। मगर मैं संजना के इश्क में इस कदर पागल था कि मैंने किसी शर्त को खाते में नहीं लाया। मेरी शादी से मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं संजना से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। शाम के पहले सोमवार को हमारी शादी हो गई। संजना को पाने की नशा ही अलग था। मैं तो आने वाले वक्त के बारे में सोच सोच कर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। शाम को सूरज ढलने से पहले ही विदा होकर मेरे घर आ गई। तकरीबन 8 बजे के वक्त मुझे उसके साथ मिलना नसीब हुई। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर रहा था कि वो बोली, पहले मेरी शर्त सुन लें। अगर आपको मंजूर है तो सही है, अगर नहीं मंजूर तो अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे दीजिए। संजना के मुंह से पहले ही रात तलाक का शब्द सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। तो कहा, औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो? तब संजना ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत आसान सी है, वो ये है कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा कितना भी दिल चाहे। मगर मैं रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। लेकिन एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, न ही रात के वक्त मैं किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन 7 बजे के बाद मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हें यह पाबंदी भी नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो। संजना अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने कहा, संजना ये कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को अपना चेहरा दिखाने पर मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन संजना, बिना किसी वजह के तुम्हारा चांद सा मुखड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता? मैंने रोमांटिक अंदाज में कहा। मुझे लगा कि संजना के नखरे अदाए हैं, मगर वह तो सीरियस थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूंगी। संजना की इस लहजे ने मुझे भी शॉक्ड कर दिया। मेरी हंसी गायब हो गई। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही गनीमत है। मैं रात को क्या दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, ये एक जज्बाती कदम था और मुझे शादी के पहले हफ्ते ही मालूम हो गया कि इसकी कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, तो संजना मेरे साथ मौजूद ना होती। रफ्ता रफ्ता यह बात सब तक फैलने लगी कि सूरज की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो इसे संजना की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबोगरीब किस्से कर लिए। इस तरह के हादसे से बहुत तंग था। एक हफ्ता गुजरा तो संजना ने अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया, उठाकर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, संजना ये क्या हरकत है? बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ, कहीं रात के वक्त गलती से तुम लाइट ना ऑन कर बैठो और मेरा चेहरा न देख लो। संजना की बात सुनकर जिज्ञासा बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो मैं रात के वक्त नहीं देख सकता। बहरहाल हम दोनों के दरमियान जो शर्त हुआ था, मैं उस पर कायम था। उस रात मैंने देखा संजना बहुत बेचैन थी। वो बार बार अंदर बाहर आती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर दुआएं करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी का सबब क्या है। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया था कि संजना की बेताबी की कोई तो वजह है कि वह हर वक्त किसी का इंतजार करती रहती है। उसकी निगाहें फोन पर लगी रहती है और जैसे ही फोन आता वो हल्की आवाज में बात करने लगती। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन मुझे संजना के बात करने के बाद उसके रवैये से अंदाज हुआ कि वो किसी और को फोन करती है। मतलब ये कि ये उसके मायके का फोन नहीं होता था, बल्कि किसी और शख्स से बात करती थी।
संजना ने आखिरी बार जब फोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज सुनी थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि संजना किसी गैर शख्स से बात करती है। अब तो जैसे मेरी जिंदगी का सुकून लुट गया। मेरी बीवी खूबसूरत थी, मगर सीरत न थी। मैंने सोचा कि अब संजना पर भरोसा करने की बजाय अब मैं मामले तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्द ही संजना का चेहरा भी रात के वक्त ही देखूंगा, ताकि मुझे समझ आए कि आखिर मामला क्या है। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। उस दिन संजना बाहर टहल रही थी। उसकी बेचैनी इसके चेहरे से देखी जा सकती थी। मुझे अंदर आता देखकर हैरत से बोली, आप इस वक्त? आप तो रात को 8 बजे आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे और गुस्सा आया। क्यों, तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो? मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरानगी हो रही है? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, संभालते हुए कहा। एन उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। मैंने अजीब नजरों से संजना को देखा। संजना का रंग जैसे नीला पड़ गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, जो पुलिस की वर्दी में था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर मनोज सिंह को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा शांत हो गया। इंस्पेक्टर मनोज सिंह मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे से काफी अरसे से जानते थे और मेरी उससे बातचीत भी होती थी, मगर काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी। यूं कहिए कि 2 साल से हम दोनों नहीं मिले थे। मैं जानता था कि वो हमारे ही इलाके के थाने में इंस्पेक्टर तैनात है, मगर काम की वजह से दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। यूं अचानक मनोज को अपने सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने हैरत का इजहार नहीं किया। फौरन ही मेरे गले लग गया और बोला, कहाँ थे यार, इतने अरसे से मुलाकात नहीं हुई। उसका अंदाज तो बिल्कुल नॉर्मल था। मैं उसे ड्राइंग रूम में ले आया, मगर हैरान था कि मनोज को मैं अपने घर कभी नहीं लाया। फिर इसे कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? बातों बातों में मैंने उसे पूछने की कोशिश की। बोला, यार ये भी कोई बात है? हम पुलिस वालों को अपने इलाके के हर बंदे का पता होता है। तुम तो फिर दोस्त हो। मनोज की बात सुनकर मैं इत्मीनान नहीं हुआ था, क्योंकि संजना जिस अंदाज में टहल रही थी, यकीनन किसी का इंतजार कर रही थी। इत्तेफाक था वो शख्स मनोज निकला। मनोज ने मुझसे मिलने का बहाना कर लिया। अब बात मेरी समझ में कुछ कुछ आ गई थी, मगर मैं जानना चाहता था कि आखिर मनोज और संजना के बीच क्या चल रहा है। इसलिए मैंने संजना पर ज्यादा शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती मैं अपने दिल में ही रखता, संजना पर किसी किस्म के शक का इजहार न करता। एक दिन मैंने सोचा, संजना मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वो ही करूँगा। उसने सोचा भी नहीं होगा। दिल ही दिल में मैं दूसरी शादी की तैयारियां करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरह से ठीक कर लूं। उस रात मैंने संजना का चेहरा देखना था। मैं जानना चाहता था कि संजना मुझसे अपना चेहरा रात के वक्त क्यों छुपाती है। उससे मनोज से वाली गुत्थी भी सुलझ जाती, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना जरूरी था। रात के वक्त कमरे का बल्ब तो बंद होता था, इसलिए मैंने अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। संजना मेरे पास आई तो मैंने उसका बाजू थामा, ताकि इन वक्त पर भागने न पाए, और फिर अपने जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी उसके चेहरे की तरफ जैसे ही की तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। हैरत के मारे मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। संजना, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छिपाई? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने नफरत से संजना की तरफ देखा। उसके चेहरे के रंगत एकदम ही बदल गए थे। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है वो सब के सब दूर कर दूंगी। आपका दोस्त मनोज सिंह को मैं जानती हूँ। आपको शक है ना? मैं सब आपको बताती हूँ। आप बैठे तो सही। संजना रोती रोती मेरे पांव पकड़कर बैठ गई। इस कदर मिन्नत कर रही थी कि मैं चाह कर भी उसे धिक्कार नहीं सका। बताओ संजना, क्या बात है जो तुमने ऐसा किया है? मनोज से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं बड़े इत्मीनान से यह सब कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर ये औरत मुझे धोखा करेगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूंगा। इसे ओ दुख दूंगा कि सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगी। तब संजना ने जो बात सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल भी पिघल गया। आप तो जानते हैं हमारा घराना किस कदर मॉडर्न है। मैंने भी जब होश संभाला तो मम्मी पापा को अपने से दूर ही पाया।
मुझे नौकरों और नौकरानियों के भरोसे पर छोड़कर खुद अपने कामों से में निकल जाते हैं। जब मम्मी से कोई बात करती तो मुझे पैसों की गद्दी थमा देती या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती। मुझे तो ममता की ज़रूरत थी, मैं उनके प्यार की प्यासी थी, मगर माँ ने कभी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इस रवैये ने मेरे अंदर बहुत सारी डिप्रेशन पैदा कर दी। पहले तो मैं अपने नौकर और नौकरानियों से दोस्ती करती, मगर जब फिर एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ मेरे पैसे की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकर नौकरानियों से बातचीत करना भी छोड़ दी। अब मेरी जिंदगी में भरपूर खालीपन आ गया था। मेरी माँ ने मुझे कभी भी अपने ऑफिस आने की इजाज़त नहीं दी थी। हमेशा यही कहती कि मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे हजार काम होते हैं। मेरे मम्मी पापा अपने कामों में बिजी रहते, मगर उस दिन मेरा दिल बहुत बेचैन था। मैं उदास थी, सोचा अगर मम्मी को फ़ोन करूंगी तो देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी के ऑफिस चली गई, मगर जैसे ही ऑफिस के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी माँ इस कदर खुले विचारों वाली हो चुकी थी कि वो अपनी इज्जत को भूल चुकी थी। उसे एक लम्हे ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत महसूस हुई जो लोगों को भलाई के ज्ञान देती हैं, खुद उनका किरदार किस कदर भयानक होता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। मम्मी से नफरत हुई तो मेरी शख्सियत भी बदल गई। मैं नाइट क्लब में जाने लगी, कपड़ा ऐसे पहनती कि हर कोई मेरी तरफ देखता, मगर मैं इन सब में खुश नहीं थी। मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे कुछ सुकून मिलती कि मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया। हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। अब मैं देर रात रात तक घर से बाहर रहती। मम्मी को कोई खबर न थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है। मेरे मर्दों के साथ इंतहाई बेहूदगी और नाचना गाना होता मेरा महबूब बनाना किरदार हो गया था। एक रात मैंने इस कदर से नशे की हालत में मदहोश होकर गिर पड़ी। ऐसे वाकयात में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैं इस मामले में खुशकिस्मत थी। जब सुबह मेरी आंख खुली, धड़कती दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाजा हो रहा था कि ये किसी शरीफ इंसान का कमरा है, और फिर जब वो लड़का मेरे सामने आया तो मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी थी, जबकि वो एक नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने नजरें नीची कर ली। कहने लगा, कल रात में अपनी एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था। वहां पर मुझे कुछ काम था। वहां मैंने आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझसे और भी नफरत महसूस होने लगा। उस दिन तो वो मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी न थी, ना ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वजह शायद उसका हुलिया था, जिससे मेरी माँ ने हमेशा नफरत की थी, और ऐसी ही नफरत मेरे दिल में भी इन दाढ़ी वालों के लिए मौजूद थी। मगर शख्स ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो बार बार मेरे पीछे आता, कहता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेली ने जब यह बात देखी तो बोली कि तुम इससे अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती। ये तो हर वक्त तुम्हारे पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसा ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे कि तुम इसका हुलिया तो देखो कितना खतरनाक है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। लड़की का नाम रवि था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा कि शाम को तुम बहादुरी का इजहार करना और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगली रात मैं जब नाइट क्लब से निकल रही थी तो मुझे अपने सामने ही दिखाई दिया। अकीदत से झुकी नजरें वो मेरी मोहब्बत में वहां आया था। मैंने पुलिस को पहले से ही फोन कर रखी थी कि एक शख्स रोजाना मुझे परेशान करता है। मैंने उसी वक्त कॉल मिलाया और पुलिस 2 मिनट के फासले से चलकर हमारे पास आ गई। इन्होंने लड़के को हथकड़ियाँ लगाई और पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले गए। मैं अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इस कदर बेवकूफ़ निकलेगा। बहरहाल इसको थाने पहुंचाकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा। मगर फिर अगले दिन सहेलियों के भड़काने पर इसकी हालत मालूम कर लूं, मैं थाने चली गई। मगर थाने पहुंचकर जैसे मेरा कलेजा ही कट गया।
पुलिस वालों ने मार मार कर उसका भरकस निकाल दिया था। बहुत दर्द में लग रहा था, चेहरे पर खून के निशान थे, जबकि मार की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसे देखकर मुझे सख्त अफसोस हुआ। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला भगवान पर छोड़ दिया। भगवान करे तुम्हारी रातें कभी सुकून में ना हो। उसकी बद्दुआ ने मुझे अंदर तक दहला दिया, मगर मैंने वहां किसी किस्म की परेशानी का इजहार नहीं किया। तकरीबन सुबह के 7 बज रहे थे जब मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलने गई थी। हम लोगों की आदत थी, हम सारी सारी रात जागते और दिन के वक्त सोते थे। हालांकि मेरे माँ बाप मॉडर्न सोच के थे। उस दिन मैं शाम को सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा, मगर यह जलन बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि रात 8 बजे तक मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो अपना चेहरा दानों से भरा चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। मुझे अपना चेहरा देखकर रोना आ रहा था। सुबह के वक्त मैं सोई होती थी, सोचा कि इसी वक्त हॉस्पिटल चलती हूँ, डॉक्टर से दवा लेकर आऊंगी ताकि ये मुसीबत जल्द से जल्द मेरी जान छोड़ दे। डॉक्टर ने मुझे एक दवा दी जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और सुबह होते ही मेरे सारे दाने खत्म हो गए। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया, मगर अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर ऐसे दाने निकले कि जलन के मारे मेरा बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस की कि इसने मुझे गलत दवा दी है, मगर फिर 2-3 डॉक्टर को दिखाई। ये आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगी कि जितना मैं समझ रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, मगर ये दाने खत्म नहीं हुए। मुझे लगता है कि मुझे उस लड़के की बद्दुआ लग गई है। भगवान जाने अब वो किस हाल में होगा। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे मिले और मैं उससे माफी मांग लूं। संजना की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। संजना इस कदर तेज लड़की होगी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। शक्ल सूरत से इंतहाई मासूम लगती थी। फिर उसकी उम्र भी कम थी, तकरीबन 18-19 साल की होगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मासूमियत का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। मैंने तो कई औरतें ऐसी भी देखी जो 40 के उम्र में भी उतनी ही शातिर रहती हैं जितनी 18 साल लड़की भी नहीं होती। मगर अपनी बीवी की जबानी उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बुझ गया। रही बात मनोज की, उसने मुझे बताया कि मनोज से उस लड़की के बारे में मालूमात लेती रहती हूँ, मगर वो लड़का कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। मनोज के यकीन दिलाने पर मैं उसकी बात मान तो गया था, मगर मुझे उस पर बड़ा शक होता। मैं उस पर पहले की तरह कभी एतबार नहीं कर पाया और रात को उसका चेहरा नहीं देख पाता तो अजीब सा अधूरापन महसूस होता है। दिल चाहता है कि दूसरी शादी करूं, मगर फिर संजना की हालत देखकर सोचता हूँ कि इस सब में उसका क्या कसूर। जो हुआ वो तो हो गया, मगर अब संजना ने अपने तरफ से जिंदगी बदल दिया है। मेरे ख्याल से उसे उसके किए की सजा देना गलत होगा। आपको क्या लगता है, क्या मैं सही सोच रही हूँ? आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।